हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। ठीक है। और इस सेट में सबसे जो पहला पार्ट रहेगा हमारा, वो रहेगा ए सेक्शन रीडिंग वाला। ठीक है। जो पैराग्राफ है ये, तो पहले हम इसको समझेंगे और इसको समझ करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, 3 के आंसर हमें इसी पैसेज के आधार पर देने हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग इस पैसेज को समझ लेते हैं कि इस पैसेज में क्या कहा गया है। इसमें बताया गया है सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ठीक है। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो इंडिया के ग्रेट लीडर थे। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। ठीक है। जो उनके देश वाले हैं, यानी जो अपने देश के लोग थे, उन्हें नेताजी कह करके बुलाते थे। बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पैथ, क्योंकि जो नेताजी थे वो उन्हें सही रास्ते पर ले गए। ही वॉज इम्प्रिजन्ड। ठीक है। ही वॉज इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन का मतलब होता है जेल में डाल देना। ठीक है। तो ही वॉज इम्प्रिजन्ड मैनी टाइम्स, उनको कई बार जेल भी भेजा गया, कई बार वो जेल में भी रहे। बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, लेकिन उन्होंने जल्दी ही ऐसा महसूस किया कि इंडिया को फ्री करने के लिए और एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। ठीक है। इसमें लिखा है बट ही सून फाउंड, जल्दी ही उन्होंने पाया, ठीक है, फाउंड आउट, कि मोर एफर्ट्स यानी ज़्यादा प्रयास शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, किए जाने चाहिए इंडिया को फ्री करने के लिए। जल्दी ही उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि इंडिया को फ्री करने के लिए और प्रयास करने चाहिए, और प्रयास किए जाने चाहिए। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके कारण जो ब्रिटिश पावर थी, जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, वो कमज़ोर होती जा रही थी, दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स, तो नेताजी ने सोचा इसको हर साइड से कमज़ोर किया जाए, हर साइड से इसको हिला करके रख दिया जाए। ठीक है। ऐसा उन्होंने सोचा। और क्या हुआ फिर? वन डे ही एस्केप्ड फ्रॉम कैलकटा, एक दिन वह कैलकटा से भाग गए। इन द गाइज ऑफ पठान, एक पठान के वेश में, यानी उन्होंने अपना वेश बदला और वेश बदल करके पठान के रूप में, ठीक है, वो भाग गए, विदेश भागे। कैसे भागे? वेंट टू जर्मनी। ठीक है। जर्मनी के लिए गए बाय पेशावर, पेशावर होते हुए, यानी जो पेशावर है वह पाकिस्तान का एक शहर है। तब देश आज़ाद तो हुआ नहीं था पूरी तरीके से, उसकी जो प्रोसेस थी वो चल रही थी। तो पाकिस्तान में नहीं था, पूरा हिंदुस्तान ही था। तो आजकल एक शहर आता है जिसका नाम है पेशावर, ये पाकिस्तान में आता है। तो कैलकटा थे वो, ठीक है, यहाँ से उन्होंने एक पठान का, उनको नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है। 24 घंटे पुलिस उन पर निगरानी रखती थी, उनके घर के बाहर लगी थी। तो उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था, उनको निकलने नहीं दिया जाता था बिल्कुल भी, कहीं घर में ही रखा जाएगा। नज़रबंद का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसी के घर में कैद रखना। तो उन्होंने एक पठान का वेश बनाया, और पठान का वेश बना करके वो जर्मनी गए। सबसे पहले गए पेशावर। ठीक है। पेशावर से गए जर्मनी, और जर्मनी से लिखा है फ्रॉम जनवरी, फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से ही वेंट टू जापान, वह जापान चले गए। ठीक है। जर्मनी से कहाँ चले गए? जर्मनी से गए जापान। ठीक। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। दैट फॉट मैनी बैटल्स, जिसने, यानी जिस आर्मी ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ। ठीक है। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी
दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक बोतल निकाल के पकड़ा दो अपना अपना खून, नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरे साथ खड़े रहो हर तरीके से, तो आज़ादी हम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा, नारा दिया उन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, अब इस पैसेज से जुड़े हुए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि हु वार सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ठीक है, हु वार सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ए ग्रेट साइंटिस्ट, क्या ए ग्रेट साइंटिस्ट थे? ए ग्रेट आर्टिस्ट, क्या ग्रेट आर्टिस्ट थे? या ए ग्रेट लीडर, या ए ग्रेट लीडर थे? ठीक है, ये पूछ रहा है, या नन ऑफ दी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो पैसे देखो हमारा क्या कह रहा है, पैसे हमारा कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस, पहली लाइन पढ़ो। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ग्रेट लीडर। ठीक है, ग्रेट लीडर। तो आप ऐसे ही पैसे को पढ़ेंगे तो आपको जो आंसर है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो पैसेज है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ग्रेट लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ठीक है, गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्टेटमेंट किसका है? चंद्रशेखर आज़ाद का है, सुभाष चंद्र बोस का है, महात्मा गांधी का है, या शहीद भगत सिंह का है? तो यह स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, तो सेकंड का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक, अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, इसी से जुड़ा हुआ थर्ड क्वेश्चन ये हमारा पूछ रहा है, ये कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाई गई, जो गठित की गई, वो किसके द्वारा गठित की गई? पंडित नेहरू के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया, सॉरी, इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 से लेकर के 8 तक, 4 क्वेश्चन हैं। ये किसी पैसेज से नहीं है, बस इनको पढ़ना है, पढ़ करके आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। ठीक है, पहला देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है, सी, फिर लिखा है टू वेंट मार्केट विद हर कजिन। इसमें ये लगाना है कि इसमें कौन सा लग जाएगा। तो अगर हम हेड ऑन लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह मार्केट जा चुकी थी अपनी कजिन्स के साथ। ठीक है, अपनी कजिन्स के साथ वह मार्केट जा चुकी थी, इसका मतलब ये करेक्ट है। फिर इसको देखिए लगा करके, सी वेंट टू द मार्केट विद हर कजिन्स, वह अपनी कजिन्स के साथ मार्केट गई, इसका भी सही आ रहा है। सी विल गो टू द मार्केट विद हर कजिन्स, वह अपनी कजिन्स के साथ मार्केट जाएगी, ये भी सही है। और ऑप्शन डी करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, इसमें सभी करेक्ट हैं। ठीक है, इसमें सभी करेक्ट हैं। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरीथिंग ही इज, अगर एक छात्र ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा है जो वांट्स टू नो एवरीथिंग, हर चीज़ को जानना चाहता है। कुछ लोग ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है, ये कैसी है, ये क्यों है। तो ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं, या केयरफुल कहते हैं, या फिर कॉशियस कहते हैं, या क्यूरियस कहते हैं? तो क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु, ठीक है, चीज़ों को जानने वाला। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डी। ठीक है, क्यूरियस, क्यूरियस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन नंबर है, जो 6 क्वेश्चन है हमारा वो है रीअरेंज वाला। ठीक है, रीअरेंज करना है सेंटेंस को।
और उसको ऐसा बना देना है जिससे कि एक सही मीनिंग निकल कर के आए। अब देखो इसमें लिखा है कि ऑप्शन में देखो इसमें लिखा है एल्डर्स वी ग्रेट शुड फॉर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगला देखिए रेस्पेक्ट वी शुड, तो वी सब्जेक्ट लगा है, शुड वर्ब लगी है, उसके बाद जो मेन वर्ब है वो आनी चाहिए रेस्पेक्ट, इसका मतलब ये है कि ये भी गलत है, सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अवर ग्रेट एल्डर्स हैं और फॉर लिखा है, फिर वी हैव रेस्पेक्ट लिखा है, अगर ये यहाँ हैव अगर लगा होता तो भी यहाँ थर्ड फॉर्म आती, इसका मतलब ये है कि जे भी सेंटेंस छोड़ थोड़ी ना किसी के बाद में आता, ये भी गलत है तीसरा भी। अब हमारा ऑप्शन बचा केवल एक। ठीक है, ऑप्शन बचा हमारा केवल एक कि वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का बहुत सम्मान करना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, इसमें कौन सा जो वर्ड है वो मिस स्पेल्ड है। ठीक है, अब देखो हम आपको एक चीज़ बता दें, एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी कभी सी आती है सी, तो सी के बाद ई आती है, तब आती है आई। ठीक है, अगर ई आई दी गई है तो सी के बाद ई आती है, फिर आती है आई, और अगर सी के अलावा कोई ऑप्शन है, मान लो से मान के चलो एच है, ये एच, तो अगर सी के अलावा कोई ऑप्शन है तो पहले आएगी ई, पहले आएगी आई, फिर आएगी ई। ठीक है, इस तरीके से होगा, और सी के बाद आ रहा है तो सी के बाद पहले ई आती है, फिर आई आती है, वही चीज़ आप लोग इसमें देख लीजिए। ठीक है, वही चीज़ देख लीजिए कि सी के बाद ई किस में नहीं आई है। ठीक है, तो इसमें देखोगे आर ई सी ई, इसका मतलब करेक्ट है, डी ई सी ई आई, ये भी करेक्ट है, पी ई आर सी आई ई और सी ओ एन सी ई, सी के बाद ई आई आ रहा है, ये भी करेक्ट है। ये जो करेक्ट जो ऑप्शन है ना डी, यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बाद में सी के बाद आई आई है, यही स्पेलिंग गलत है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा। उसमें यही तो पूछ रहा है कि जो मिस स्पेल्ड स्पेलिंग है उसको निकालिए, तो यही जो है वो मिस स्पेल्ड है, तो हमारा 7 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ही हैज़ नो डिज़ायर, ठीक है, उसकी कोई इच्छा नहीं थी, फेम, ठीक है, प्रसिद्धि की, तो प्रपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आएगा, टू आएगा, फॉर आएगा, एट आएगा, तो हम आपको बता दें जो डिज़ायर है, डिज़ायर के बाद में फिक्स प्रपोजिशन लगता है फॉर। ठीक है, डिज़ायर है, एक होता है विश, इसी का सिनोनियम। ठीक है, तो विश जो होता है WISH, WISS, ठीक है, इसके बाद भी प्रपोजिशन फॉर ही आता है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। ठीक है, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़िए क्या लिखा है इसमें, और फिर इसके जो आंसर हैं वो दीजिए। ठीक है, और ये जो पैसेज है हमारा वो है प्रोज से, इसमें समझिए क्या कह रहा है, बट देन आई स्लोली सॉ दैट ओनली दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। ठीक है, तो कह रही है पैसेज है वो नेल्सन मंडेला वाले से है, कह रहा है कि बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन मैंने धीरे से देखा, दैट कि नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री, केवल मैं ही नहीं जो फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन जो मेरे भाई बहन हैं वो भी फ्री नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, मैंने देखा कि आई सॉ दैट, ठीक है, आई सॉ दैट का मतलब है मैंने देखा कि, ठीक है, इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह मेरी फ्रीडम नहीं है, दैट जो, वाज कर्टेल्ड जो मतलब छीनी गई है या रोकी गई है, ये मेरी फ्रीडम नहीं है जो छीनी गई है या रोक दी गई है,
बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुकड लाइक आई डिड, बल्कि हर व्यक्ति जो मेरी तरह दिखता था उसकी भी फ्रीडम को ऐसे ही बैन किया गया था। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई own freedom became the greater hunger for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। ठीक है। तो जब नेल्सन मंडेला ने देखा कि केवल वे ही गुलाम नहीं हैं, उनकी ही आज़ादी नहीं छीनी गई है, बल्कि जो उनके भाई बहन हैं उनकी भी आज़ादी जो है वो छीनी गई है। ठीक है। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि यह केवल मेरी ही फ्रीडम नहीं थी। दैट वाज कर्टेल्ड, जो कर्टेल्ड की गई, रोकी गई, मान के चलो, ठीक है, या छीनी गई। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, बल्कि हर एक की फ्रीडम थी जो रोकी गई थी, कम की गई थी। हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे तरीके से दिखता था, जो मेरे जैसा दिखता था, यानी मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की जो फ्रीडम है उसको कम किया गया था, रोका गया था। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एक पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसको मैंने तब ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और तब क्या होगा, जब जैसे मैंने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसको जब ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, जो भूख मेरी खुद की फ्रीडम के लिए थी, बीकेम द ग्रेटर हंगर, वह एक और बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए। यानी पहले तो मैं खुद ही स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति के साथ यही समस्या है, तो फिर जो खुद की आज़ादी की मेरी भूख थी, जो मैं खुद को स्वतंत्र करना चाहता था, अब वह बड़ी हो गई थी। और अब मेरे मन में ये ख्याल आ चुका था कि अब मुझे केवल खुद को फ्री नहीं करना है, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति को, यानी लिखा है माई पीपल, तो मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति को मुझे फ्री कराना है। ठीक है। किस लिए फ्री कराना है? टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, तो जीने के लिए अपना अपना जीवन, ताकि हम लोग अपना अपना जीवन, जो मेरे जैसे दिखने वाले लोग हैं, वो अपना जीवन है वो जी सकें विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। इसलिए आज़ादी की जो भूख थी मेरी बढ़ गई। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू द बोल्ड मैन, और इस भूख ने मेरी जो मुझको बदल के रख दिया, ट्रांसफॉर्म्ड, मुझको बदल के रख दिया। कैसे बदल दिया? ए फ्राइटेंड यंग मैन, जो यंग मैन डरा करता था, उसको बिल्कुल निर्भीक बना दिया, बोल्ड बना दिया। ठीक है। ये था हमारा पैसेज। अब देखते हैं इस पैसेज से जुड़े हुए जो आंसर हैं वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, यानी जो नेल्सन मंडेला थे उनके देश के जो ब्लैक पीपल थे, ठीक है, जो ब्लैक पीपल थे उनकी जो फ्रीडम थी उसको क्या किया गया था? ठीक है, सैंक्शनड कर दिया गया था, यानी जारी कर दिया गया था, सपोर्टेड कर दिया गया था, सपोर्ट किया गया था, या अपोज्ड किया गया था, या विरोध किया गया था, या फिर कर्टेल्ड, ठीक है, सीमित कर दी गई थी। तो आप ये समझ के चलिए, इसमें पैसेज जो है, इसमें देखो लिखा होगा, इसमें लिखा होगा कि आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड। ठीक है। तो जो आंसर है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, ठीक है, जो ऑथर है, इसको लिखने वाला जो है, जो नेल्सन मंडेला हैं वो,
ठीक है। फेल्ट द ग्रेटर हंगर, उन्होंने फील किया, क्या फील किया, ग्रेटर हंगर, और ज़्यादा भूख को। तो उनकी जो भूख थी वो बढ़ गई, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। तो जो उनकी भूख थी जो बढ़ चुकी थी, बढ़ गई थी, वो किसकी भूख बढ़ी थी, किसके लिए, कौन सी चीज़ वो चाहते थे। द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को आज़ाद कराना चाहते थे। द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों को आज़ाद कराना चाहते थे, अपने मित्रों को कराना चाहते थे, या अपने पड़ोसियों को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, अपने लोगों को, केवल किसी खास व्यक्ति की नहीं, केवल अपने माता पिता की नहीं, अपने मित्रों की नहीं, अपने पड़ोसियों की नहीं, बल्कि अपने सभी लोगों की जो उनके तरीके से दिखते थे। ठीक है, उनकी हर एक की। तो ये हमारा पैसेज था, पैसे उससे क्या नाम, प्रोड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपको याद होना चाहिए। द पोस्ट मास्टर वॉज ए एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था लंच वाले चैप्टर में, वह कैसा व्यक्ति था, दिखने में कैसा था, रूड था, लेजी था, और फ्रेंडली था, या फैट था। ठीक है, तो वह जो व्यक्ति था, ठीक है, क्या नाम उसका, पोस्ट मास्टर, वो आई थिंक मोटा था। ठीक है, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली है ही, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। ठीक, ये वाला करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 वाला। एन ए फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज, एन जो फ्रैंक थी वह डायरी रखना चाहती थी, क्यों। सी इज़ फॉन्ड ऑफ कीपिंग डायरी, उसको शौक था डायरी रखने का, या मिस्टर कीसिंग हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू कीप डायरी, जो उसके टीचर थे मिस्टर कीसिंग, उन्होंने डायरी रखने को कहा था, या सी वांट्स टू कीप ए रिकॉर्ड इन इट, अपने कुछ रिकॉर्ड उसमें रखना चाहती थी, या सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, उसका कोई दोस्त नहीं था जो उससे, जिससे वह अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, उससे बातें कर सके। जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा इस 12 नंबर क्वेश्चन का वो है बी। ठीक है, उसका कोई मित्र नहीं था जिससे वह बातें कर सके और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, इसलिए उसने डायरी को रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, और 13 क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज, जो कूर्ग है, कूर्ग में जो मेन क्रॉप है, मेन फसल है वो क्या है। राइस, वहाँ चावल उगाया जाता है। टी, वहाँ चाय उगाई जाती है। स्पाइसेस, वहाँ मसाले उगाए जाते हैं। कॉफ़ी, वहाँ कॉफ़ी उगाई जाती है। तो कूर्ग में, ठीक है, जैसे ही आप कूर्ग के क्षेत्र में एंटर करेंगे, वैसे ही आपको महक आने लगेगी, आपकी मन में ताजगी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ की पूरा जो वायुमंडल है ना, उस वायुमंडल में कॉफ़ी की जो महक आती है वो फैली रहती है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा। ठीक है, सॉरी बी, बी नंबर पे लिखा है कॉफ़ी, बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, ई कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी वहाँ की मेन फसल है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा पैसेज, बहुत सरल पैसेज है, ये तो आपको रट गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, एक आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के आंसर दीजिए पैसेज को पढ़ करके। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, यानी द वे, वह तरीका, जिस तरीके में एक क्रो सुक डाउन ऑन मी, कौवे ने मेरे ऊपर डाल दिए, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, एक कौवे ने मेरे ऊपर डाल दिए डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं दो, इनके देने हैं आपको आंसर। ठीक है, हु वर सिटिंग इन द ट्री, यानी पेड़ के नीचे कौन खड़ा हुआ था। कुक्कू खड़ी हुई थी, यानी कोयल खड़ी हुई थी, कबूतर खड़ा हुआ था, स्पैरो खड़ा हुआ था। नहीं, इसमें पूछ रहा है सिटिंग, हु आर सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था ये पूछ रहा है, स्टैंडिंग नहीं पूछ रहा। ठीक है, सिटिंग है यहाँ पर।
तो कौवे पर कौन बैठा हुआ था या क्रो बैठा हुआ था? तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी हमारा। ठीक है, कौवा बैठा हुआ था पेड़ पर। अगला पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग? जो पोएट था वह कहाँ खड़ा हुआ था? हेमलॉक ट्री के नीचे, पीपल ट्री के नीचे, बैनियन ट्री के नीचे, या नीम ट्री के? जो नीम का पेड़ था उसके नीचे खड़ा था कभी, या बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, या पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था, या हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था? तो यहाँ देखो साफ साफ लिखा है हेमलॉक ट्री। तो करेक्ट ऑप्शन ए जो हमारा, जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ए, अंडर ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 16 से 20, 16 to 20। ठीक है, और ये हैं आपके सप्लीमेंट्री से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री से हैं। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव ट्रिकी। जो डॉक्टर था जब ट्रिकी को अपने क्लिनिक पर ले आया तो उसने उसको क्या दिया खाने के लिए? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए खाने के लिए, चॉकलेट्स दी खाने के लिए, इंजेक्शन और मेडिसिन दिए, नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन तक कुछ खाने को ही नहीं दिया। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से याद भी होगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है हमारा। जब डॉक्टर ट्रिकी को ले आया तो उसने 2 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं दिया, केवल पानी दिया उसको, केवल पानी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी? ये कह रहा है कि हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी का जो नरेटर है, ठीक है, इस कहानी को जिस व्यक्ति ने कहा है वह कौन है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप ज़रूर कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इस कहानी को जिस व्यक्ति ने लिखा है, ठीक है, इस कहानी का जो लेखक है वो है रस्किन बॉन्ड। तो कई सारे बच्चे ऑप्शन करेक्ट करेंगे रस्किन बॉन्ड, ठीक है, लेकिन नहीं, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जल्दी ही इसमें कहीं लिखा होगा आई लिखा होगा। इस कहानी जो है ये आई से शुरू होती है। ठीक है, इस कहानी को जो कहने वाला व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने इस कहानी को कहा है वह है हरी सिंह। ठीक है, यह हरी सिंह की कहानी है बचपन की, उसने ही अपनी कहानी को आगे चल करके बताया है खुद अपने मुंह से। नरेटर का मतलब होता है कहानी कहने वाला, न कि उस कहानी का लेखक, ऑथर नहीं, कहानी को कहने वाला। कि जो कहानी लिखी गई है इस कहानी को कहा किसने है, नरेट किसने किया, वर्णन किसने किया है? ठीक है, तो हरी सिंह है, उसने इस कहानी का वर्णन किया है। अगला देखो 18, वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग? जो ग्रिफिन था जो कि ट्रांसफॉर्म हो गया था पूरा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया था, ठीक, ट्रांसपेरेंट हो गया था, वह आइपिंग में रुका जा करके। आइपिंग में जो रुका तो आइपिंग में भी कहाँ रुका जा करके, कौन सी जगह थी? इन ए चर्च, एक चर्च में रुका, इन ए टेम्पल, एक टेम्पल में रुका, इन ए होटल, होटल में रुका, इन एन इन, एक सराय में रुका। तो वह किस में रुका हुआ था? एक सराय में रुका हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा वो ए है। ठीक, अगला कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ठीक है, ये पूछ रहा है कि व्हाट डिड इवराट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? यानी अपने बचपन में उसने किन चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू किया? बटरफ्लाइज को, या कॉइन्स को, या स्टैम्प्स को, ऑल ऑफ दीज, या इन सभी को कलेक्ट करना शुरू किया? तो बच्चे जो होते हैं वो तो सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज शायद ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर बटरफ्लाइज तो होगा ही। बचपन में उसको बटरफ्लाइज इकट्ठी करने का शौक़ था, लेकिन इससे पहले भी जब वह छोटा था घर में ही खेलता रहता था, तो शायद स्टाम्प्स, कॉइन्स, बटरफ्लाइज, इन सभी को, बटरफ्लाइज को तो तब नहीं कर पाता होगा, लेकिन स्टाम्प्स और कॉइन्स वगैरह को तो करेक्ट करता रहता था, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, फिर भी एक बार अगर चैप्टर को पढ़ लेंगे तो और कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो 20 वाला है, 20 नंबर वाला, ठीक है, ये कहता है मिसेज लॉयसल वेंट टू मैम फॉरेस्टियर टू बोरो, यानी जो मिसेज लॉयसल थी, जो मटिल्डा थी, वो अपनी सहेली, ठीक है, मैम फॉरेस्टियर के पास गई उधार लेने के लिए। क्या उधार लेने के लिए? ए ब्रेसलेट, ब्रेसलेट को उधार लेने के लिए गई। ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस को लेने के लिए गई। ऑल ऑफ दीज, इन सभी को, या नेकलेस को लेने के लिए गई, ठीक है। तो वह नेकलेस को लेने के लिए गई, क्योंकि ड्रेस तो उसके पास थी, ड्रेस तो वो ले ही आया था, तो ड्रेस की समस्या थी नहीं। तो जब ये ऑप्शन नहीं हो सकता तो फिर ये भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए बचता है। इट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। द करेक्ट आंसर ऑफ 20th क्वेश्चन इज बी, नेकलेस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है। अब है हमारा बी सेक्शन, ठीक है, ये रीडिंग वाला पोर्शन है। इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, और उस पैसेज को आपको सॉल्व करना है। पहले पढ़ना है, फिर क्वेश्चन देने हैं, और ये राइटिंग सेक्शन है, लिखना पड़ेगा आपको, इसके जो आंसर हैं वो लिखने पड़ेंगे। लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी आंसर दीजिए इस पैसेज को ध्यान से पढ़कर के, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? द गुड यूज टू विच वेल्थ कैन बी पुट आर मैनी फोल्ड, यानी द गुड यूज टू विच, यानी जो अच्छे अच्छे यूज हैं, जो अच्छे तरीके से यूज किए जा सकते हैं जिस चीज़ के, किस चीज़ के? वेल्थ के, ठीक है, यानी धन के। इस सेंटेंस में कहा गया है कि धन को, जो धन है, धन को अच्छे कामों के लिए कई प्रकार से, मैनीफोल्ड का मतलब होता है कई, कई प्रकार से यूज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छे कामों के लिए धन को कई प्रकार से यूज किया जा सकता है। कौन, कैसे कैसे यूज किया जा सकता है? रिचेज कैन बी प्रॉफिटेबली स्पेंट इन रिमूविंग द वांट्स टू द पुअर एंड नीडी। रिचेज का मतलब है धन दौलत, ठीक है। रिचेज का मतलब है धन दौलत। जो धन दौलत है कैन बी प्रॉफिटेबली स्पेंट, ठीक है, उसको स्पेंड किया जा सकता है, उसको खर्च किया जा सकता है। इन रिमूविंग द वांट्स, ठीक है, रिमूव करने के लिए, किन को? ज़रूरतों को। वांट्स का मतलब है ज़रूरतें, ठीक है। ज़रूरतों को हटाने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च किया जा सकता है पैसे को। किन की ज़रूरतें? द पुअर एंड नीडी, जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी पूर्ति करके, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करके धन को खर्च किया जा सकता है। यानी जो धन होता है उसको गरीबों की सहायता के लिए, ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए खर्च किया जा सकता है। क्योंकि शुरू में ही आपको पहली लाइन में बताया गया था कि जो धन है उसको कई अच्छे कामों के लिए यूज किया जा सकता है। तो उनमें से एक अच्छा काम ये है कि जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी पूर्ति कर दी जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया जाए। और क्या कहा है नेक्स्ट? बाय प्रोवाइडिंग देम विद फूड एंड क्लॉथिंग। और पैसे को खर्च किया जा सकता है, धन को खर्च किया जा सकता है, प्रोवाइडिंग देम, उपलब्ध कराकर, उन्हें उपलब्ध कराकर, विद फूड एंड क्लॉथिंग, फूड और क्लॉथिंग को, यानी जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें कपड़ा दे दिया जाए, उन्हें फूड दे दिया जाए, ठीक है, भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कर दी जाए, तो उनके गरीबों के, ज़रूरतमंदों के भोजन और वस्त्रों को भी दे कर के हम पैसे खर्च कर सकते हैं, यानी उन पर भी पैसा खर्च किया जा सकता है। बाई द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स फॉर द सिक, पैसे को खर्च किया जा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब स्थापना। तो स्थापना करके किसकी? हॉस्पिटल्स की, फॉर द सिक, जो मरीज लोग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, उनकी सहायता करने के लिए आप हॉस्पिटल्स जो हैं उनको भी खुलवा सकते हैं। जो पैसा है हॉस्पिटल्स के खुलने पर भी खर्च किया जा सकता है। अच्छे अच्छे काम, ये अच्छे अच्छे काम हैं, लोगों की सहायता होगी। और किस पर किया जा सकता है?
बाई स्टार्टिंग ऑफ ऑर्फनेज फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रन। जो हेल्पलेस चिल्ड्रन हैं, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए ऑर्फनेजेस, ठीक है, जो अनाथालय होते हैं, वो खोल करके भी पैसे को खर्च किया जा सकता है। और कहाँ किया जा सकता है? बाय द ओपनिंग ऑफ आर्म हाउसेस फॉर द डिसेबल्ड एंड इनफर्म और रेस्क्यू होम्स फॉर फॉलन वुमेन एंड विडोज। जो फॉलन वुमेन हैं, यानी समाज की जो तिरस्कृत महिलाएं हैं, जो विडोज हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, जो चल नहीं पा रहे, बैठे बेचारे, ठीक है, इनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, जो अपंग हैं, विकलांग हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के लिए, जैसे जो इधर उधर बेचारे भीख मांगने के लायक भी नहीं है, फिर भी रगड़ रगड़ के चल रहे हैं, गलियों गलियों में भीख मांग रहे हैं, कोई देता है कोई नहीं देता है, तो ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जो आर्म्स हाउसेस हैं, जो भिक्षुक घर हैं, वो खोले जा सकते हैं, यानी उनको एक जगह रखा जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। तो ऐसे ऐसे अच्छे कामों पर पैसे को खर्च किया जा सकता है, ठीक है। कहाँ कहाँ खर्च किया जा सकता है? यानी जो ज़रूरतमंद और गरीब लोग हैं, उनकी जो ज़रूरत हैं वो पूरी कर दी जाए, उनको फूड और क्लॉथिंग यानी कपड़े और वस्त्र दे दिए जाए, इस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाए हॉस्पिटल्स का सिक पर्सन्स के लिए, यानी जो बीमार लोग हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स की स्थापना करी जाए, ठीक है। जो हेल्पलेस चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो ऑर्फनेज हैं वो स्टार्ट किए जाएं, यानी जो ऐसे बच्चे जो बेसहारा बच्चे हैं उनके लिए अनाथालय खोले जाएं, ठीक है। और जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो रेस्क्यू पर्सन है, ठीक है, फॉलन वुमेन है, विडोज हैं, ठीक है, इनके लिए जो बचाव घर हैं, वो जो आर्म्स हाउसेस हैं वो खोले जाएं, यानी इन लोगों की व्यवस्था की जाए, उस पर पैसे को खर्च किया जा सकता है, ठीक है। बिसाइड दिस, इसके अलावा भी पैसे को खर्च किया जा सकता है। बिसाइड्स दीज ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स, जो मानवीय कार्य हैं, जो जो आप अभी अभी आपने ऊपर पढ़े हैं, इन मानवीय कार्यों के अलावा, इनके भी अतिरिक्त, अदर वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सच एज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी पैसे को खर्च किया जा सकता है। कहाँ खर्च किया जा सकता है? जो फाउंडेशन है, किसके फाउंडेशन है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, यानी जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, शैक्षिक संस्थान हैं, वो खोले जाएं, जिससे देश में शिक्षा बढ़े। प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर बाय फाइनेंसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च कर रहे हैं एग्रीकल्चर और साइंस को बढ़ाने के लिए, ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस दिया जाए, उनकी वित्तीय सहायता की जाए, ताकि वो और इस क्षेत्र में अपना काम आगे अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। तो उनको पैसा दे करके उनकी मदद की जा सकती है। मे बी कैरिड आउट, ठीक है, यानी इसी तरीके के और भी काम किए जा सकते हैं। बट जस्ट एज वेल्थ कैन बी टर्न टू गुड अकाउंट, यानी लेकिन ये तो सब इसके अच्छे अच्छे यूज हो गए कि भैया यहाँ तक जो है वो अच्छे अच्छे यूज हो गए धन की। धन को इतनी प्रकार से अच्छे कामों में यूज किया जा सकता है, लेकिन जस्ट एज वेल्थ कैन बी टर्न टू गुड अकाउंट, जिस तरीके से धन के अच्छे उपयोग हैं, उसी प्रकार से इट कैन आल्सो बी पुट टू मैनी बैड यूजेज, इसकी बुराइयां भी हैं, इसको बुरे कामों के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे इसको अच्छे अच्छे कामों के लिए यूज किया जा सकता है, वैसे ही इसको बुरे बुरे कामों के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। कैसे कैसे किया जा सकता है वो देखेंगे हम लोग अब, ठीक है। क्या कहा है? रिच मैन, जो धनी लोग होते हैं, हु लिटरली रोल इन वेल्थ, जो पैसे में लिपटे रहते हैं, संलिप्त रहते हैं, आर इजीली टेम्प्टेड टू वेस्ट देयर मनी ऑन लग्जरीज एंड ऑन ग्रेटिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्लेजर, यानी वो लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने भौतिक लाभ के लिए, ठीक है, जो भौतिक लाभ होते हैं, जो सांसारिक सुख हैं, उनको भोगने के लिए डिफिशिएंट इन मोरल और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी वो जो नैतिक मूल्य हैं उनको भूल जाते हैं, उनको मार देते हैं एक तरीके से, यानी वो अपने ही सुख सुविधाएं देखते हैं, अपना प्लेजर देखते हैं,
और नैतिक जो मूल्य हैं उनका हनन करते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पैसेज। अब इसके क्वेश्चन आपको लिखने हैं अपने मन से बना करके। ठीक है, पैसेज समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आंसर तो आ ही गए होंगे। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ कैन वेल्दी पीपल हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन, यानी जो वेल्दी पीपल हैं वो किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन की। तो आप इसमें लिख देंगे कि wealthy people can help the sick and helpless children by providing them food and their needs। ठीक है, और हॉस्पिटल्स फॉर सिक पर्सन्स। ठीक है, ऑर्फनेज फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रन, यानी जो सिक पर्सन्स हैं उनके लिए हॉस्पिटल खुलवा कर, और जो हेल्पलेस चिल्ड्रन हैं उनके लिए ऑर्फनेज खुलवा कर वेल्दी पीपल, ठीक है, सहायता कर सकते हैं इन लोगों की। तो इस प्रकार से इस आंसर को लिख लेंगे। ठीक है, इसको बना बना करके अपने मन से आंसर को लिख लेंगे कि जो वेल्दी पीपल हैं वो गरीबों को हॉस्पिटल उपलब्ध कराकर और हेल्पलेस चिल्ड्रन को ऑर्फनेज उपलब्ध कराकर उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर हमारा क्या कह रहा है? व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरीड आउट बाय रिच मैन, यानी जो आम जनता के लिए जो काम है उनमें जो धनी लोग हैं उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा होगा, देखो कहीं पे इसी में लिखा है कि ये लिखा है अदर वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सच एज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर बाय फाइनेंसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यानी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के और साइंस के, उनकी ग्रोथ के लिए उनको प्रमोट करके, उनको फाइनेंस करके उनकी मदद भी की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें ये वाला आंसर लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ डू मैनी रिच पीपल वेस्ट देयर मनी, किस प्रकार से कई रिच पीपल अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लिख दोगे अपनी जो लग्जरीज हैं, यहाँ लिखा होगा, ठीक है, वेस्ट देयर मनी लिखा है, लग्जरीज ऑन ग्रेटिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्लेजर डिफिशिएंट इन मोरल और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक लिख दोगे, यानी अपनी जो फिजिकल नीड्स हैं उनको पूरा करने में लगे हुए हैं, लग्जरीज को पूरा करने में लगे हुए हैं और अपना जो पैसा है बर्बाद कर रहे हैं। अगला पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर डी लास्ट कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेवरल, ऐसा कौन सा शब्द है इस पैसेज में जिसका मीनिंग है सेवरल। सेवरल का मतलब होता है कई। ठीक है, ये जो लिखा है मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड का मतलब होता है कई, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था आपका पैसेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 है आपके सेट नंबर 3 का, इसको बढ़िया से तैयार करेंगे। और जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट ग्रामर सेक्शन वाला, वो हम लोगों ने कल ही सॉल्व कर लिया था लाइव क्लास में। ठीक है, तो उसको वहाँ से देख लेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया से होती रहे। चलो ठीक है, धन्यवाद सभी को।